हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लीगल फेवल पर स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर सीरीज में जो हम लोग बीएनएस या आईपीसी का लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। अब कल हम लोगों ने एक्चुअल में सेक्शन 34 या सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 ऑफ बीएनएस पढ़ा था, जिसका नाम जॉइंट लायबिलिटी था या कॉमन इंटेंशन था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी या कॉमन ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 189 ऑफ बीएनएस बीएनएस और सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी ना। तो 141 हमारा आईपीसी और 189 बीएनएस में ये प्रोवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, ये बताया गया है 141 में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 149 या 190 ऑफ बीएनएस। ठीक है, बीएनएस में 190 और आईपीसी में 149। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 141 का कॉमन ऑब्जेक्ट की जो प्रिंसिपल है, जिसको अनलॉफुल असेंबली जिसमें डिफाइन किया गया है, इसका हम लोग बेयर प्रोविजन पढ़ते हैं। आप लोग अपनी बेयर एक्ट ओपन कीजिएगा और बीएनएस अगर आपके पास है तो आप सेक्शन 100 आप लोग नया बेयर एक्ट ले लीजिए बीएनएस का। बीएनएस से जो है आप लोग सेक्शन 189 पढ़िएगा। ठीक है, क्या कहता है। और अगर आईपीसी है तो सेक्शन 141। एन असेंबली, ये मार्जिनल नोट है, एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स designated an unlawful assembly if the common object of the persons comprising that assembly is। ठीक है, तो पहली चीज क्या जरूरी है कि 5 और मोर पर्सन्स, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इज 5 लोग या 5 से अधिक लोग। उसके बाद क्या कहता है, ऐसी असेंबली को हम अनलॉफुल असेंबली कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली क्या करता है, कंपोजिंग दैट असेंबली इज। इन पांचों चीजों, ये 5 जो शर्तें दी गई हैं, इन पांचों शर्तों में से कोई एक चीज का ऑब्जेक्ट होगा उस असेंबली का। मतलब बेसिकली हम मार्जिन नोट से ये समझ रहे हैं कि कह रहा है कि हमारी कोई भी असेंबली, मतलब 5 लोगों से या उससे अधिक लोगों का समुदाय अगर इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने का उसका पर्पज क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो उस असेंबली के सभी मेंबर्स चाहते हैं। ठीक है, ऐसा उद्देश्य जो असेंबली के सभी मेंबर्स चाहते हैं, वो उद्देश्य क्या है। इन 5 चीजों में से कोई एक उद्देश्य होगा तो उस असेंबली को हम लोग मान लेंगे कि दैट इज कॉमन अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, तो अब पहली चीज हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, 5 शर्तें कौन कौन सी है। तो देखिए, टू ओवर बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, ओवर मीन्स होता है आतंकित करना या भय पैदा करना या डर पैदा करना। तो आप डर पैदा करना चाहते हैं, 5 लोगों का जो समुदाय है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इज 5 एंड मैक्सिमम इज नॉट फिक्स्ड। तो 5 से अधिक कोई भी हो सकता है। तो क्या कर रहा है, टू ओवर बाय क्रिमिनल फोर्स, आपने आपराधिक बल के द्वारा, या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या तो आपने आपराधिक बल का यूज किया या आपने सिर्फ उसको शो ऑफ किया, दिखाया। और उस दिखाने के, उसको दिखा के आप क्या करना चाहते हैं, आप भय पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं। किसके प्रति, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, या एनी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे केंद्रीय सरकार आपकी, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप डर पैदा करना चाहते हैं, या राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार ना, इन सभी राज्यों के खिलाफ आप भय पैदा करना चाहते हैं, या पार्लियामेंट, भारत की संसद के खिलाफ अपना आप आतंक शो करना चाहते हैं, या लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, मतलब राज्य विधानसभा के खिलाफ आप अपनी जो है आतंक अपना पैदा करना चाहते हैं। और एनी पब्लिक सर्वेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, उस पब्लिक सर्वेंट का, पब्लिक सर्वेंट मीन्स लोक प्राधिकारी का, आप जो उसका लॉफुल पावर का एक्सरसाइज है उसको करने से भी आप जो है उसको रोक रहे हैं, या अपने आतंक के द्वारा उसको डरा रहे हैं, सो दैट ही कैन नॉट exercise his lawful power that has been given him to by the law। ठीक है,
तो यदि आप पहली शर्त क्या कहा कि 5 लोगों की ग्रुप है 5 लोगों का, और ये ग्रुप क्या करना चाहता है, डर पैदा करना चाहता है क्रिमिनल फोर्स यूज करके या क्रिमिनल फोर्स को दिखा के। कैसा डर पैदा करना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को डराना चाहता है, राज्य सरकार को डराना चाहता है, पार्लियामेंट को डराना चाहता है, या लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट को डराना चाहता है, या किसी पब्लिक ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से डराता है, तो दैट असेंबली, वो जो 5 लोगों या 5 से अधिक लोगों का जो समुदाय है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलॉफुल असेंबली। ठीक, इसके बाद दूसरा, जैसे मान लीजिए ये शर्त नहीं पूरी हुई, ठीक, तो दूसरी शर्त हो सकता है पूरी हो जाए। दूसरी शर्त क्या कहता है, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, किसी विधि को लागू होने से या किसी लीगल प्रोसेस को, विधि प्रक्रिया को लागू होने से आप रोक रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, कौन, 5 लोग या 5 से अधिक लोग, तो दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ अनलॉफुल असेंबली। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, तीसरा क्या कहता है, टू कमिट एनी मिसचीफ। ठीक है, मिसचीफ मीन्स होता है हिंदी में रिष्टि, रिष्टि का मतलब टू कॉजिंग सम काइंड ऑफ नुकसान पहुंचाना, इसको कह सकते हैं। तो आप मिसचीफ पैदा करना चाहते हैं, या क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास मीन्स होता है अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू द पोजीशन ऑफ सम अदर पर्सन, ना किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में आपका अवैध जो एंट्री होती है उसको ट्रेसपास बोलते हैं। या अदर ऑफेंस, अदर ऑफेंस का मतलब ये ऑफेंस स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब या आप 5 लोगों का जो आपका समूह है, वो या तो मिसचीफ करना चाहता है, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब हमारे भारत सरकार के द्वारा अग्निवीर स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, तो देयर वर नंबर्स ऑफ द पर्संस हु केम टू द रोड, और सड़कों पे आके उन लोगों ने गाड़ियों को तोड़ा ना, दुकानों को तोड़ा, तो ये जो तोड़ फोड़ है ये सभी मिसचीफ में आएगा ना। तो आप या तो मिसचीफ करना चाहते हैं या क्रिमिनल ट्रेसपास करना चाहते हैं, किसी अनऑथराइज्ड जगह पे एंट्री करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा बांग्लादेश में, वहां के सिटीजन्स उनके प्रधानमंत्री के यहाँ घुस गए थे। या अदर ऑफेंस, कोई और अपराध करना चाहते हैं, तो ये सभी अपराध अगर आप करना चाहते हैं या ऐसा करने का आपका उद्देश्य है, 5 लोगों का जो ग्रुप है उसका उद्देश्य है, तो दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ अनलॉफुल असेंबली। ठीक, फिर उसके बाद चौथी शर्त क्या कहती है, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आपने आपराधिक बल का यूज किया या आपराधिक बल का शो किया। ठीक है, देखिए, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को क्या करने के लिए, और टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ ए राइट ऑफ वे, किसी भी व्यक्ति का जो कोई प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी के पोजेशन प्राप्त करने के लिए, कब्जा प्राप्त करने के लिए आपने उस व्यक्ति को डराया। ठीक है, या आपने क्या किया, और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ ए राइट ऑफ वे, किसी भी व्यक्ति का जो सड़क का यूज करने, पब्लिक वे को यूज करने का उसका राइट है, आपने उसको यूज करने से, उसको एक्सरसाइज करने से भी उसको रोका। या और द यूज ऑफ वाटर, उसको पानी का यूज करने से रोका। और अदर इनकॉर्पोरियल राइट ऑफ विच ही इज इन पोजेशन, कोई ऐसा अधिकार जिसके कब्जे में वो है। इनकॉर्पोरियल राइट मींस राइट विच इज नॉट एक्चुअली कैन बी डिफाइंड ना, जिसका निराकार हम लोग बोल सकते हैं। इनकॉर्पोरियल मींस जिसका आकार निश्चित न हो, कोई ऐसा अधिकार। या इंजॉयमेंट और टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट, मतलब इन किसी भी तरह के, जैसे उसकी किसी प्रॉपर्टी का यूज करने से आप उसको रोक सकते हो, उसके प्रॉपर्टी को कब्जा उसको लेने से रोक रहे हैं, या उसके किसी राइट ऑफ वे का यूज करने से आप उसको रोक रहे हैं, या इसको राइट ऑफ वाटर यूज करने से आप उसको रोक रहे हैं, तो दीज काइंड ऑफ डिटरेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ कंडीशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली, उसको हम लोग अनलॉफुल असेंबली कंसीडर करेंगे। अगला फिर पांचवी शर्त क्या कहती है, बाई मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आपने 5 लोगों के समुदाय ने क्या किया, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया या उसको शो किया, उसका शो ऑफ किया। देखिए, बाई मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कॉम्पेल एनी पर्सन टू डू, कॉम्पेल मीन्स होता है बाध्य करना, जबरदस्ती। ठीक है,
तो कॉम्पेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, किसी भी व्यक्ति को ऐसी चीज करने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं जिसको करने के लिए वो बाध्य नहीं, वो चीज करने के लिए वो 5 लोगों का समुदाय उसको बाध्य कर रहा है, तो दैट विल बी आल्सो अ काइंड ऑफ अनलॉफुल असेंबली। या आप क्या कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को ओमिट करने के लिए कर रहे हैं, टू डू व्हाट ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू डू ना। आप किसी चीज के लिए ओमिशन करने के लिए उसको बाध्य कर रहे हैं। तो ओमिशन क्या होता है, ओमिशन मीन्स व्हेन अ ड्यूटी हैज बीन इम्पोज्ड ऑन यू बाय लॉ and that duty is not exercised या not done will be considered as a omission। ठीक है, जब आपके द्वारा आपके ऊपर विधि के द्वारा कोई ड्यूटी आरोपित हो और उस ड्यूटी को आप न करें, उसका लोप कर दें उसका, तो वो कहा जाता है ओमिशन। ओमिशन को हिंदी में बोलते हैं लोप। जैसे पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो चौराहे पर खड़े होकर सिग्नल बताए, और उस सिग्नल को बताने से आपने उसको डिटर किया, डराया धमकाया, जिससे कि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, तो दिस विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ कंडीशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ठीक, तो बेसिकली सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी या 189 ऑफ बीएनएस टॉक्स बेसिकली अबाउट अनलॉफुल असेंबली, क्या क्या चीजें अनलॉफुल असेंबली हो जाएंगी। तो ये 5 शर्तें, अगर हम लोग को क्या ध्यान देना है कि पहली चीज अनलॉफुल, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा, अनलॉफुल असेंबली के मिनिमम नंबर्स ऑफ पर्संस कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। 5 से कम अगर सपोज कीजिए 4 मेंबर हैं, तो दैट असेंबली, असेंबली मीन्स होता है इकट्ठा होना या भीड़ या समुदाय, दैट असेंबली विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ अनलॉफुल असेंबली। कम से कम 5 लोग होना चाहिए, फिर उसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, और वो कॉमन ऑब्जेक्ट इन्हीं 5 चीजों में से कोई होगी। मान लीजिए इन 5 चीजों में से कोई छठा चीज होगा, तो वो कॉमन अनलॉफुल असेंबली नहीं कंसीडर होगा। इन्हीं 5 शर्तों में से कोई एक शर्त होनी चाहिए, और बेसिकली वो कवर ही हो जाता है, जितने अपराध इसमें बताए गए हैं उसी तरह के ही अपराध अनलॉफुल असेंबली जनरली करते हैं। ये हो गया अनलॉफुल असेंबली। फिर इसके बाद एक इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़िएगा, तो क्या कहता है, एन असेंबली एक्सप्लेनेशन कहता है, असेंबली नॉट अनलॉफुल में बिकम अनलॉफुल। ठीक है, सब्सिक्वेंटली, मतलब एक असेंबली जो जब बनी थी उस टाइम अनलॉफुल नहीं थी, वो बाद में अनलॉफुल हो गई। ये इसका एक्सप्लेनेशन करता है सेक्शन 141 या 189 का। इसका मतलब कि जैसे ये 5 लोगों का समुदाय इकट्ठा हुआ, ठीक है, और इनका कॉमन ऑब्जेक्ट जो है क्या था, कोई अपराध करना नहीं था, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था धरना प्रदर्शन करना शांतिपूर्वक तरीके से। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे हमारे यहाँ एग्जाम्स होते हैं, या बहुत दिल्ली का जंतर मंतर एक स्पेस है जहाँ पे लोग धरना करने ही जाते हैं, धरना के लिए ही स्पेसिफिकली वो फेमस मैदान है। तो वहां पे मान लीजिए आपने एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने की कोशिश की, और जब वो असेंबली सेक्शन 141 या 189 का जो एक्सप्लेनेशन है कह रहा है कि जब वो असेंबली एक्चुअल में असेंबल हुई, जब वो इकट्ठा हुए लोग, तो उनका इंटेंशन नहीं था कि वी विल हैव टू कमिट एनी काइंड ऑफ क्राइम, बट लेटर ऑन वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली में चेंज हो सकती है विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट टाइम। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, पुलिस वाले ने उसको धमकाया ना कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, और बात बात में आर्गुमेंट हो गई, आर्गुमेंट के बाद फिर अटैक होने लगा, लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी और सारी चीजें करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे वो असेंबली जो स्टार्टिंग में लॉफुल थी अब अनलॉफुल हो गई। ठीक है, यही हमारा एक्सप्लेनेशन करता है सेक्शन 141 या 189 ऑफ बीएनएस। 141 मतलब आईपीसी का, 189 मतलब बीएनएस का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे सेक्शन 143 जो बेसिकली बात करता था पनिशमेंट की, जिसका अब हम लोग जो प्रोविजन कर दिए हैं 189 सब सेक्शन
2 में क्या बात करता है, पनिशमेंट फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, इसको आप लोग बैरक में पढ़िएगा। फिर अब हम लोग आते हैं अपना जो मेन सेक्शन है 149 या 190 ऑफ बीएनएस, ठीक है, सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस। तो 190 हमारा क्या कहता है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे जरूरी चीज 149 में या 190 में है, वो है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। जो भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति जो कॉमन ऑब्जेक्ट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो भी व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली में रहेगा और जो भी अपराध करेगा वो होगा इस अपराध के लिए दंडित होगा। यही 149 हमारा कहता है, या 100 एक बार बेयर प्रोविजन आप लोग पढ़िएगा, मैं भी पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। तो देखिए हमारा 190 कहता है कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, दिस इज मार्जिनल नोट प्रोविजन, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अगर कोई अपराध अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर के द्वारा किया गया है और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, उस असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट था उसको पूरा करने के लिए कोई अपराध किया गया है, और सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब उस असेंबली के मेंबर्स जानते थे, इस चीज की संभावना है कि वहां पे कोई अपराध किया जा सकता है। Every person who at the time of committing of that offense is a member of assembly is guilty of that offense। कोई भी व्यक्ति जो यह जानते हुए कि ऐसी अपराध हो सकता है उस असेंबली का मेंबर बनता है उस टाइम पे, तो वो उस अपराध का दोषी होगा। यही हमारा 149 कहता है, ठीक है। एक बार हम इसको रब कर देते हैं जिससे आगे हम लोग इसको ले चल सके। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं हमारे कॉमन ऑब्जेक्ट, जो हमारा सेक्शन 190 में है बीएनएस के, या 149 ऑफ आईपीसी में प्रोवाइडेड है। इसका हम लोग कॉमन ऑब्जेक्ट का इसेंशियल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसेंशियल का मतलब क्या क्या चीजें हम अगर बेयर एक्ट का प्रोविजन पढ़ेंगे 190 का, तो क्या क्या चीजें हम फाउंड कर पा रहे हैं, सारे इसेंशियल्स उसी सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पहला चीज इसमें हमको क्या मिलता है कि दैट देयर शुड बी अ कमीशन ऑफ offense for being for declaring any assembly at a कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट को प्रूफ होने के लिए 190 में हमको होना चाहिए कि देयर इज अ काइंड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, वो अपराध कहीं ना कहीं हुआ रहना चाहिए, और 5 और मोर पर्सन्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। मतलब कि जैसे जो ये अपराध हुआ है वो अपराध कम से कम 5 लोग हों और 5 से अधिक कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 4 लोगों का समुदाय अगर कोई अपराध करता है तो हम उसको कॉमन ऑब्जेक्ट या कंसीडर करेंगे, नहीं, 190 में नहीं जाएगा, वो जाएगा हमारे सेक्शन 34 में, ठीक है। अभी हम लोग जो प्रीवियस वाला पढ़े थे सेक्शन 34 या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। फिर उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि द प्रोसिक्यूशन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो जो एक्ट हुआ है वो एक्ट एक्चुअली में वो जो कॉमन ऑब्जेक्ट था उसको पाने के लिए जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के दौरान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको डराना है चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, सपोज करिए कि एक ग्रुप है जो एक चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट को डराना चाहता है अपनी बात मनवाने के लिए, कोई भी उसकी मांग हो सकती है, तो उस मांग को पूरा करने के लिए जो भी एक्ट वो करेगा वो सभी एक्ट क्या कहलाएंगे, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात कि नॉलेज मस्ट बी देयर, नॉलेज ऑफ हैपनिंग ऑफ एन ऑफेंस या लाइक्लीहुड होना चाहिए, इस चीज की संभावना होनी चाहिए कि इस असेंबली में अपराध
हो सकता है। जैसे कि अभी हमने जो जस्ट एग्जांपल बताया कि मान लीजिए आपको चीफ मिनिस्टर को डिटर करना है अपनी बात मनवाने के लिए, तो इस समय जो आप उस असेंबली के अगर मेंबर बनेंगे तो जो भी एक्शन आपके द्वारा किया जाएगा, आपको संभावना इस बात की जरूर होगी कि कहीं न कहीं इस असेंबली में इस चीज की संभावना है कि अपराध हो सकते हैं। तो वो जो संभावना होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। आपको मतलब जो मेंबर है उस ग्रुप के, उनको इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी, देयर इज ए लाइक्लीहुड दैट सच काइंड ऑफ ऑफेंस मे बी हैपेंड इन दिस कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी हो गई 4 आवश्यक शर्तें। ये इन केस ऑफ मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ त्रावणकोर कोचीन 1956 का केस है। इसमें यही बताया कि नॉलेज ऑफ हैपनिंग ऑफ एन ऑफेंस शुड बी देयर। कौन सा केस? केसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ त्रावणकोर। नॉलेज ऑफ हैपनिंग ऑफ एन ऑफेंस मस्ट बी देयर। व्हाट वाज द फैक्ट? देयर वेयर 31 persons who were charged for the offense of writing and 31 व्यक्तियों को, एक्चुअल में क्या हुआ था, इसमें 2 व्यक्ति थे। ये लोग, इन 2 व्यक्तियों को पुलिस ऑफिसर्स ने पुलिस चौकी में बंद रखा था और इनको छुड़ाने के लिए कितने लोग आए? 29 लोगों का समुदाय इकट्ठा होकर पुलिस चौकी में आया और इसमें 2 पुलिस वालों की हत्या हो गई थी। ठीक है, ठीक है। 2 पुलिस ऑफिसर्स किल्ड। 2 लोगों को छुड़ाने के लिए 29 लोगों का समुदाय आया। ये अपने आप को कॉमरेड बोलते थे। इन लोगों ने सॉरी ठीक आने वाली थी। तो 2 लोगों का समुदाय, अरे 29 लोगों का ग्रुप जो है 2 लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स के यहाँ आया और आने के बाद इन लोगों ने 2 पुलिस ऑफिसर्स की हत्या कर दी और अपने लोगों को छुड़ा के ले गए। तो इस ऑफेंस में इन सभी लोगों को 31 व्यक्तियों को, मतलब 29 प्लस 2 31 व्यक्तियों को चार्ज किया गया था फॉर द ऑफेंस ऑफ राइटिंग। और कहा गया कि आप सभी व्यक्तियों को इस बात का नॉलेज था कि देयर इज अ लाइकलीहुड, वहां इस बात की संभावना है कि ऐसा अपराध हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे केस पे जो है मोतीदास वर्सेस बिहार 1954। ये हो गया हमारा पहला केस, मोतीदास वर्सेस बिहार 1954। इसमें हमारे सेक्शन 189 का जो एक्सप्लेनेशन है उसी को बताया कि एन असेंबली में become unlawful subsequently। एक असेंबली जो है सब्सिक्वेंटली या बाद में, जब असेंबल हुई थी अनलॉफुल नहीं थी, बाद में असेंबल अनलॉफुल असेंबली हो सकती है। यही हमारे इसके एक्सप्लेनेशन में भी बताया गया था और मोतीदास वर्सेस बिहार के केस में भी यही बताया था। और इसमें क्या कहा, एक और बात कही कि प्रायर कंसर्स जो प्रायर कंसर्शन ऑफ द माइंड इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब आपके जो असेंबली जैसे पहले हुई थी वो बाद में अनलॉफुल असेंबली हो सकती है, तो उस बात का पहले से इस बात का कंसर्शन होना चाहिए, कंसर्ट होना चाहिए आपस में लोगों का कि ऐसा अपराध हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लोगों के बीच में कंसर्शन हो कि हम लोग ऐसा अपराध करने वाले हैं या नहीं। कंसर्शन हुआ है तो भी ठीक है, नहीं हुआ है तो भी ठीक है। ये होगा हमारा मोतीदास वर्सेस बिहार 1954। ठीक है, इसके बाद हम अगले केस पे आते हैं
सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2009 का केस है। इसमें इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट को समझाया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, 2009। इसमें क्या बताया गया? इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट वाज डिस्क्राइब्ड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ common object was discussed on by honorable court and it was held that कि ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट है इट मीन्स द एक्ट मस्ट बी इन नेक्सस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द क्राइम हैज बीन इमीडिएटली कमिटेड इन नेक्सस विद द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली। जो उस असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसके नेक्सस में ही होना चाहिए, उसके दौरान में ही होना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द ऑफेंस बीइंग कमिटेड इट शुड बी हैपेंड, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जैसे जब आपने उद्देश्य बनाया और वो असेंबली अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रही है तो उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के दौरान जो प्रोसीजर होता है उसी प्रक्रिया में ये ऑफेंस होना चाहिए, अनलॉफुल असेंबली हुआ जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग अगला केस डिस्कस कर सकते हैं, भूदेव मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। भूदेव मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981। 1981 का केस है। इसमें क्या कहा कि देयर वॉज नॉट ओनली कॉमन ऑब्जेक्ट बट इट वॉज एन अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कॉमन ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, उसका अनलॉफुल होना जरूरी है, ठीक है। क्या कहा कि not only the common object is required but it should be unlawful, it was declared by the Supreme Court। क्या कहा? not only common object is essential but it must be unlawful, ठीक है। वो कॉमन ऑब्जेक्ट हो उसके साथ ये भी जरूरी है कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो। केवल कॉमन ऑब्जेक्ट का होना अपने आप में पर्याप्त नहीं, ठीक है। ये हो गए हमारे केसेस जो हम इसमें सेक्शन 149 या 190 ऑफ अपने बीएनएस में हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 या 190 ऑफ बीएनएस में क्या क्या अंतर है, इस अंतर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या क्या अंतर है हमारे कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में। कॉमन इंटेंशन हमको देखने को मिलता है सेक्शन 34 या सेक्शन 3 सबसेक्शन सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस, ठीक है। और 34 जो था ये आईपीसी का था, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर कॉमन ऑब्जेक्ट में देखें तो कॉमन ऑब्जेक्ट में हमारा 190 है या 149 है, 149 ऑफ आईपीसी और 190 ऑफ
BNS, ये ठीक। अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला अंतर कि नंबर ऑफ पर्संस इन कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34 में हमने पढ़ा था कि कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, अधिकतम कोई संख्या नहीं डिसाइडेड है कॉमन इंटेंशन को अप्लाई होने के लिए, सेक्शन 34 या 3 सबसेक्शन 5 को अप्लाई होने के लिए। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में अभी आज हम लोगों ने पढ़ा कि कम से कम 5 लोग तो होने ही चाहिए, 5 से अधिक कितना भी नंबर हो सकता है, मतलब इसमें 2 इसमें 5। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 34 में कल हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 34 डज नॉट क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस। जैसे सेक्शन 34 को अप्लाई होने के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने आप में कोई अलग अपराध है, नहीं। सेक्शन 34 इज अ रूल ऑफ एविडेंस, मतलब किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए, 2 से अधिक व्यक्तियों को दंडित करने के लिए सेक्शन 34 का हम लोग यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑफेंस। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में अपने आप में एक स्पेसिफिक ऑफेंस हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, बताता है कि कोई भी व्यक्ति कॉमन ऑब्जेक्ट में अगर होगा तो ही विल बी पनिश्ड, ठीक है। तो सेक्शन दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है जुडिशरी में कि क्या ये स्पेसिफिक ऑफेंस है कि नहीं है, ये डिफरेंस अब आप लोग रख लीजिए, ये पूरा पूछता है ना जुडिशरी में, नेट में। यूपीएससी का मान लीजिए, यूपीएससी में तो प्री ऑप्शनल है नहीं, मेंस में ये सब चीजें जरूरी है, ठीक है। तो अब क्रिएट्स स्पेसिफिक ऑफेंस, मतलब अब आप स्पेसिफिक ऑफेंस जो है हमारे कॉमन ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो रहा है, जबकि इसमें कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, बल्कि ये एक रूल ऑफ एविडेंस है, ठीक। तीसरी चीज हमारी क्या कर रही है, सबसे जरूरी चीज, कि इसमें कॉमन इंटेंशन होता है और इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। कॉमन इंटेंशन और ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट का मतलब एक उद्देश्य है जो आप पाना चाहते हैं, और इंटेंशन मतलब एक बहुत माइनर डिफरेंस है। इंटेंशन मीन्स जब आपने कोई काम करने, कोई अपराध करने के लिए जो आपका मन है, बेसिकली एक वो होता है कॉमन इंटेंशन। और इसके बाद हम लोग प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स जो है, अगर सेक्शन 34 में देखेंगे तो जरूरी होता है, मतलब आपने अपराध करने के पहले एक अपने जो दिमाग का मिलन है, मस्तिष्क का मिलन है लोगों का, वो हो जाना जरूरी है, मतलब डिस्कशन हो जाना चाहिए, प्री प्लानिंग होना चाहिए कि कैसे हम लोग क्राइम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जबकि हमारे इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली का जो नंबर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि इसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स पॉसिबल ही नहीं है। वो आप एट द सेम टाइम आप जो है अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बन सकते हैं ना, जैसे आपने देखा कि तोड़ फोड़ हो रही है, आप भी घुस गए उसमें तोड़ने फोड़ने, तो आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बन गए। तो आप इसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड जो है पॉसिबल नहीं है, ना ही इसकी जरूरत है। फिर उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे आपको हमने बारेंद्र कुमार घोष का केस बताया था, तो बारेंद्र कुमार घोष में बारेंद्र कुमार का कंटेंशन क्या था कि सर मैं जो है गेट पे सिर्फ खड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया अपराध में, तो मैं दंडित नहीं होऊंगा। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जबकि उनका भी था। क्यों एक्टिव पार्टिसिपेशन था, क्योंकि जैसे अगर बारेंद्र कुमार ने सोचिए कि अगर गार्डिंग नहीं की होती तो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। जैसे कोई चोरी कर रहा है तो चोरी करने के साथ साथ एक व्यक्ति रखवाली करता है कि कोई आ ना जाए ना, तो उस रखवाली करने वाले की भी हिस्सेदारी उतनी ही है, उतनी ही उसकी जिम्मेदारी है। ही विल ऑल्सो बी लाइबल बाय द सेम पनिशमेंट, ठीक है। तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, जबकि अनलॉफुल असेंबली या कॉमन ऑब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे अनलॉफुल असेंबली के आप मेंबर भर हैं, आपने कुछ नहीं किया है तो भी आप लाइबल होंगे, ठीक है, यू विल बी हेल्ड लाइबल। तो ये हमारा हो गया सेक्शन, हमारा 34 हमने कंप्लीट कर लिया, और हमने 149 या जो बीएनएस का हम लोग सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 189 और 190 हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। मतलब हमारा जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी आज कंप्लीट हो गई। और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, वो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं उस, मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक आप चाहते हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर डेफिनेटली, either by a separate video or
इन कमेंट इटसेल्फ, ठीक है। और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच।